तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 8000 किलोमीटर में बाइक में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या मैंने इसकी केयर करनी पड़ी, क्या मेंटेनेंस हुआ, कौन कौन से पार्ट्स चेंज हुए, सर्विस में कितना खर्चा आया। तो मेरे को इसमें हाईएस्ट माइलेज 38 की भी मिली है। तो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं है और ये इतनी पावरफुल या इतनी अग्रेसिव बाइक है तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। तो बात है वर्डिक्ट पे, मैं सम अप कर देता हूँ इस बाइक के बारे में। व्हाट्स अप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुरिल्ला 450 का ओनरशिप रिव्यू। क्योंकि बाइक को मैंने चला दिया है 8000 प्लस किलोमीटर, तो 8000 किलोमीटर में मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा बाइक के साथ, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आए, किस जगह मैंने राइड किया, क्या क्या इसमें काम करवाया, कितना खर्चा आता है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जो भी इस बाइक को लेने का सोच रहे हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बाइक की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, मोटी मोटी जानकारी। ये गुरिल्ला 450 है, ये शेरपा इंजन है जो 450 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 40 PS और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 40 Nm। लिक्विड कूल्ड इंजन है ये, इसका रेडिएटर है यहाँ पे और ऑल एलईडीज में सेटअप मिल जाता है। जो दोनों ही टायर है, फ्रंट और रियर दोनों ही 17 इंच के हैं। फ्रंट जो है वो 120 सेक्शन का है और रियर जो है वो 160 सेक्शन का है। तो ये इस बाइक की हाईलाइट है। देखो पीछे मोर बोल रहा है, मोर की आवाज़ आ रही है। तो इस बाइक में जो टायर है ये सेगमेंट में, मतलब इंडियन मैन्युफैक्चर्ड बाइक में किसी में भी इतने वाइड टायर नहीं है किसी बाइक में। जो फ्रंट का 120 है, काफी सारी बाइक्स में, मतलब बहुत सारी जो बाइक्स आपने देखी होंगी रोड पे, उनका पिछला जो टायर होता है वो 120 सेक्शन का होता है, इसमें फ्रंट ही 120 सेक्शन का है। और राइड बाय वायर इसके अंदर मिल जाता है, स्लिप एंड असिस्ट इसके अंदर आपको क्लच मिल जाता है, ड्यूल चैनल ABS है और फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है जो कि कलर TFT डिस्प्ले है। इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और किसी में नहीं है फिलहाल, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर्स मिल जाते हैं, फीचर्स की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बाइक के स्टाइलिंग और अर्गोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं, लुक्स की बात कर लेते हैं। ये रोडस्टर कैटेगरी की बाइक है और काफ़ी स्टाइलिश है, रेट्रो डिज़ाइन है ये। मेरी हाइट जो है वो है 5.6 इंचेस और मैं इसमें आपको बैठ के दिखा देता हूँ। तो 5.6 इंचेस होने के बाद मेरे ऑलमोस्ट फ्लैट फुट हो पा रहे हैं, दोनों पैर मेरे पूरे आ पा रहे हैं इसके अंदर। और ऑल एलईडी इसमें सेटअप मिल जाता है, जो आगे जो फ्रंट में हेडलाइट है वो और ये इंडिकेटर्स चारों, ये सारे ही एलईडी हैं, जिसकी वजह से मतलब लुक भी जो है वो लुक्स भी काफ़ी एनहांस होते हैं। अब मैं पीछे से इस बाइक के बारे में बता देता हूँ। पीछे से अगर आप देखोगे तो टेल लाइट इसके अंदर नहीं है, जो पीछे के जो ये जो इंडिकेटर्स हैं इसी के अंदर इंटीग्रेट करी हुई है। और कुछ चीज़ें मुझे जो अच्छी लगती हैं उसकी ये है, ये जो साइलेंसर है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट साइलेंसर है और ये जिस तरीके से शेप्ड है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसका। रेडिएटर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा अच्छा खासा रेडिएटर मिल जाता है और जिसकी वजह से देखने में बाइक थोड़ी बल्की लगती है। टायर ऑफ कोर्स, हाँ टायर, क्योंकि मैंने बताया कि वाइड एंड चक्की टायर्स है, जो टायर जो है इस बाइक के लुक को काफ़ी एनहांस करते हैं। एक्सेसरीज़ की अगर बात करें तो सारी ही एक्सेसरीज़ मैंने इसके अंदर आरी से लगवा रखी है और लुक को एनहांस करने के लिए ये जो बार एंड मिरर्स हैं ये मैंने लगवाए थे। इन मिरर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और जो स्टॉक मिरर आते थे इसके अंदर, मतलब आते हैं, उसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। उसमें क्या है कि वो चलते चलते हिल जाते हैं और वाइब्रेशन उनके अंदर ज़्यादा है। वो अगर आप हाई स्पीड पे चल रहे हो तो वो टर्न हो जाते हैं या फिर हिल जाते हैं या वो घूमने लग जाते हैं, तो उनको बार बार सेट करना पड़ता है। इसके साथ टूरिंग मिरर आते हैं वो, और या फिर ये बार एंड मिरर आते हैं जो आरी की ओरिजिनल एक्सेसरी है। ये वाले जो है इसको अगर आप एक बार सेट कर दो तो ये सही रहते हैं। और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है इसके अंदर, एंटी ग्लेयर मिरर है। अगर आप रात को राइड कर रहे हो, पीछे से अगर जो बाकी व्हीकल्स जो आते हैं उनकी जो लाइट पड़ती है वो आपकी आंखों पे उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। हालांकि प्राइस इनका बहुत ज़्यादा है, प्राइस के बारे में आगे बात करते हैं, मैं ओवरऑल बात करूँगा प्राइस के बारे में। तो अब बाइक की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये पहला आरी का लिक्विड कोल्ड इंजन है जो सबसे पहले हिमालयन 450 में यूज़ हुआ, उसके बाद इस बाइक में गुरिल्ला 450 में ये यूज़ हुआ। परफॉर्मेंस इसकी जो है ना बीस्ट है, मतलब ये बाइक, इसके अंदर 2 मोड मिल जाते हैं, इको और परफॉर्मेंस। तो जब भी आप ऑन करोगे परफॉर्मेंस मोड में रहेगी, अगर आपको इको में करना है तो आपको स्विच करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये परफॉर्मेंस मोड में ही रहती है। परफॉर्मेंस के मामले में ना ये, मतलब ये 450 सीसी की है और रॉयल इनफील्ड की GT 650 आती है, वो 650 है, तो टॉप एंड में यानी कि जो टॉप स्पीड है वो भले ही उसकी ज़्यादा है, लेकिन पिकअप के मामले में 0 to 100 में ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, ये बहुत जल्दी 100 पे पहुँच जाती है।
क्योंकि इसके अंदर राइड बाय वायर और परफॉर्मेंस मोड में इसकी जो पावर डिलीवरी है ना वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। इस सेगमेंट में और जितनी भी बाइक्स आती हैं 400 सीसी में, तो उनको अगर आप चलाओगे, इसको चलाओगे तो आपको डिफरेंस पता लगेगा। जैसे कि स्पीड 400 है, डोमिनार है, पल्सर 400 है, या फिर हीरो और हार्ले की 440 जो एक्स आती है वो है। तो इस कैटेगरी में, इस सेगमेंट में जो भी सिंगल सिलेंडर में जो बाइक्स आती हैं उनको अगर आप चलाओगे और इसको चलाओगे तो पावर का जो डिफरेंस है वो आपको पता लगेगा। जो परफॉर्मेंस, जो डिलीवरी है, पावर डिलीवरी है ना, वो बहुत अग्रेसिव है। जो यूथ है, जिनकी एज 25-26 से लेके 30 के आसपास है, जिनको अग्रेसिव राइडिंग पसंद है, तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन जो प्रॉब्लम है, जो कौन सा इस बाइक के परफॉर्मेंस के साथ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। 2,500-3 हज़ार आरपीएम से नीचे अगर इस बाइक को आप चला रहे हो तो काफ़ी बोरिंग है और काफ़ी जर्की फील होती है, मतलब पावर लैग आपको उसमें फील होता है। जैसे ही सेकंड गियर लगाते हो और 2800 या 3000 आरपीएम के आसपास आप पहुंचते हो, तब आपको ना इसके अंदर, इसके कैरेक्टर में एकदम स्विच हो जाता है। मतलब कैरेक्टर में एकदम से आपको चेंज पता लगेगा, ये एकदम से बीस्ट बन जाएगी 3000 आरपीएम पे पहुंचते ही। तो कम स्पीड में चलाने में तो ये काफ़ी बोरिंग है। पहाड़ों में जहाँ पे बाइक की स्पीड बहुत कम रखनी पड़ती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको दूसरा गियर लगाने का चांस नहीं मिलेगा, तो पहले गियर में अगर आप बाइक को चढ़ा रहे हो कहीं माउंटेन में, रोड्स पे, तो ये बहुत वहाँ पे पावर इसमें आपको कम फील होती है। वहाँ पे अगर 350 सीसी अगर इसकी क्लासिक है ना, पहले गियर में अगर आप उसको चढ़ाओगे, उसके अंदर लो एंड टॉर्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो वो फटाफट चढ़ जाएगी। इसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, स्ट्रगल करती है पहले गियर में अगर है आप। जहाँ पे रोड या जगह ऐसी है जहाँ पे आप दूसरे गियर में चला सकते हो बाइक को और 3000 आरपीएम पे रख सकते हो, तब तो ये बाइक चढ़ जाएगी। लेकिन जहाँ बिल्कुल स्टीप क्लाइंब है और स्पीड बहुत कम है, 10, 15, 20 से नीचे है, और जहाँ पे पहले गियर में रखनी है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम फील होती है। तो 8000 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाया है और 10 महीने के आसपास मुझे हो चुके हैं इस बाइक के साथ। तो पहाड़ों में, सिटी में, हाईवेज पे, सब जगह मैंने इसको राइड किया है, तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। हाईवेज पे जैसा कि मैंने बताया कि परफॉर्मेंस जो है वो 3000 आरपीएम के ऊपर बहुत अच्छी रहती है। तो हाईवे पे या जहाँ पे सिटी में या ओपन रोड्स है ना जहाँ पे, वहाँ पे इसको चलाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर सिटी ट्रैफिक में, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में आप इसको चला रहे हो, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आपको गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा ना, वहाँ पे चलाने में प्रॉब्लम होती है सिटी ट्रैफिक में। अगर आप बॉम्बे या फिर दिल्ली के जो सिटी ट्रैफिक है उसमें अगर आप फंसते हो, उसमें आपका डेली अगर कम्यूट करना है, तो वहाँ पे ये बाइक आपको ना उतनी मज़ेदार नहीं लगेगी। लेकिन जहाँ पे ट्रैफिक हल्का फुल्का है और सिटी रोड्स पे और थोड़ा चलाने की जगह है, भगाने की जगह है, फिर तो आपको मज़ा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर आपको ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और हाँ, एक और चीज़, सिटी ट्रैफिक में, जैसे कि अभी जून स्टार्ट हो चुका है, जून का महीना है, सिटी ट्रैफिक में दिल्ली जैसे एरिया में या नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सिटी ट्रैफिक में अगर आप इसको चला रहे हो तो इंजन जो है हीट हो जाता है, जो कि लाजमी है क्योंकि पावरफुल इंजन है, बड़ा इंजन है, तो इंजन हीट होता है। तो रेडिएटर से इस साइड से ना जो गर्म हवाएं जो आती हैं वो आपके पैरों पे लगती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप इससे ऑफिस जाने की सोच रहे हो, सिटी में कम्यूट करना है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो कि नेगेटिव पॉइंट नहीं है, जो कि एक इसका कैरेक्टर है, तो इंजन हीट होता है तो वो होगा ही क्योंकि बड़ा इंजन है, लेकिन हीट आपको फील होगी। वो किसी भी बाइक में होगी, 650 है उसमें भी होगी, जो भी बड़े इंजन है सब में फील होती है। तो ये आपको पॉइंट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा अगर आप इसको लेने का प्लान कर रहे हो तो। और टायर्स की एक बार बात कर लेते हैं। टायर्स देखो, वैसे तो बहुत अच्छे हैं टायर्स, लीन इस पे बहुत अच्छे से हो जाता है। कॉर्नरिंग अगर आप पहाड़ों में चलाते हो तो कॉर्नरिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। लेकिन टायर को ना मैं मतलब बेस्ट नहीं बोलूँगा, ये मतलब ठीक ठीक है, ना ही बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ना ही बहुत ख़राब है, मतलब ठीक है। थोड़े अच्छे हो सकते थे क्योंकि मेरे पास जो दूसरी बाइक्स है ना, मैंने जितनी भी बाइक चलाई हैं उनके टायर मुझे इससे ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा अच्छे लगे। कहाँ पे? ग्रिप के मामले में। जब कॉर्नरिंग करते हैं ना तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसमें लूज होता है। जो मुझे दूसरी जो मेरे पास बाइक्स मैंने चलाई हैं, जैसे कि होंडा की CB350 है, MT-15 है या KTM है, या और जितनी भी बाइक्स मैंने चलाई हैं कॉर्नरिंग में, उनमें कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। लेकिन इन टायर्स के साथ थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस लूज होता है। ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई प्रॉब्लम होती है, यार मैंने अच्छी खासी कॉर्नरिंग करी है इससे। वीडियोस आपने, अगर आप मेरी टूरिंग की वीडियोस देखी तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको ना माइंड में ये डाउट रहता है कि यार ग्रिप कम है, जो मेरे को दूसरी बाइक्स में कभी फील नहीं हुआ, जो मैंने चलाई हैं इसमें फील हुआ। तो स्टार्टिंग में जब मैं पहली बार इसको पहाड़ों में टूर पे लेके गया था, सर्विस करा के, फर्स्ट सर्विस के बाद, तो तब उस टाइम मुझे एकदम से पता लगा था कि हाँ इसकी ग्रिप जो है थोड़ी सी कम है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। उसके बाद तो 8000 किलोमीटर मैंने चला दी, तो अब मुझे क्या है कि मुझे आइडिया है कि हाँ इसमें कितनी ग्रिप है किसके हिसाब से, तो उसके हिसाब से आदत पड़ जाती है कितनी चलानी है, कैसे चलाना है। तो अब सीट के बारे में बात कर लेते हैं। सीट जो है ना इसकी, सीट वैसे कंफर्टेबल है, कुशन काफ़ी सही है, बस सीट की जो शेप है ना वो मुझे थोड़ी सी इसमें अच्छी नहीं लगी। हालांकि वैसे उतना कोई
ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने ऐसे लंबे टूर करे हैं, पूरे पूरे दिन राइड करी है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट हाँ, अगर ये थोड़ी सी सीधी होती या थोड़ी सी फ्लैट टाइप होती, या ये स्कूप वाला जो शेप है ये थोड़ा सा ऐसे होता, तो थोड़ी और कंफर्टेबल होती है। इसकी वजह से ना ये सीट है तो काफ़ी बड़ी, लेकिन साइज़ आपका कम हो जाता है। और पिलियन सीट जो है, पिलियन सीट उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। सिटी में आपको आसपास घूमना है, ब्रेकफास्ट राइड वगैरह करनी है, उसके लिए ठीक है, लेकिन टूर पे अगर आप पिलियन को लेके जाते हो तो उस हिसाब से उतनी कंफर्टेबल नहीं है। पिलियन जो है वो परेशान हो जाएगा। तो सीट में या तो आपको मॉडिफिकेशन करानी पड़ेगी या फिर बैक रेस्ट वगैरह लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो बात बन सकती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो वैसे ठीक ठाक है इसका, लेकिन जो व्हील बेस है वो लंबा है। मतलब व्हील बेस यानी कि जो दोनों टायरों के बीच में डिस्टेंस है ना, वो ज़्यादा है, तो बाइक काफ़ी लंबी है। तो क्या होता है कि कई जगह हमारे इंडिया में, यहाँ तक कि मतलब कहीं पे भी चले जाओ तो रोड कई जगह गड्ढे वड्ढे, ब्रेकर कई जगह गलियों में ऊंचे बना रखे होते हैं। तो अगर पिलियन के साथ बैठे ना तो ये थोड़ी थोड़ी टच हो जाती है नीचे से। तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं अब। डिस्प्ले जो है ना इसकी वो बेहतरीन है, सेगमेंट में सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ना पूरा जो नेविगेशन है वो इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाता है। फ़ोन आपको ना यहाँ पे माउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेविगेशन अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसमें नेविगेशन पूरा पूरा एज इट इज़ लगा सकते हो, जैसा आपको फ़ोन में दिखता है ना वैसा दिखेगा। और आप उसके हिसाब से ना ये बहुत बढ़िया है। सेगमेंट में जितनी बाइक्स है ना उसमें किसी में ऐसे वाला फीचर नहीं है। इतना इतना पूरा जो नेविगेशन इंटीग्रेट होता है ना ये और किसी बाइक्स में नहीं होता, क्योंकि टर्न बाय टर्न नेविगेशन नहीं है, पूरा का पूरा है। और इन्फॉर्मेशन इसके अंदर क्या नहीं है मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये यहाँ पे टाइम है, और ये यहाँ पे टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है फिलहाल, ये ओडोमीटर पे कितने किलोमीटर हुए हैं वो, और ये कौन सा गियर में, न्यूट्रल में फिलहाल। ये आपका टैकोमीटर आरपीएम, ठीक है। यहाँ पे ये स्पीड यहाँ पे दिखाएगा, स्पीडोमीटर ये है। और ये ट्रिप ट्रिप 1 है, ट्रिप 1 में कितनी माइलेज आ रही है ये है। और ये ट्रिप 2 देखो, ट्रिप 2 में मतलब पिछले 1300 किलोमीटर में 28 की माइलेज निकाली है। ये फ्यूल रेंज, ये रियल टाइम फ्यूल कंजप्शन, वोल्टेज, सर्विस ड्यू इंडिकेशन, इंजन टेम्परेचर। तो इन्फॉर्मेशन के मामले में ना काफ़ी कुछ है। और स्विचेस जो हैं ये ठीक है, इधर वाला ये इंजन ऑन ऑफ स्विच ये सब ठीक है, ये आपको यहाँ पे मोड का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक तो ये जो है ना ये वाला स्विच, ये थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं है। मतलब ठीक है, काम चला हुआ है, कुछ बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है इसकी। और उसके अलावा ये जो डिस्प्ले को टॉगल करने के लिए जो ये यहाँ पे जॉयस्टिक दे रखी है ना, ये भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये काफ़ी फ्रेजाइल है। तो कई बार ऐसा हुआ मैं टूर पे हूँ, कहीं पे हूँ, और मुझे इसके अंदर नेविगेशन कनेक्ट करना है, तो ये जॉयस्टिक है ना ये उस टाइम ढंग से काम नहीं करती है। मतलब इसको जो अप डाउन लेफ्ट राइट की इसकी जो मूवमेंट है ना वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं इस पर नेविगेशन कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काफ़ी ट्रबल दे रही थी, काफ़ी टाइम लग गया कनेक्ट करने में, क्योंकि जो फंक्शनिंग है ना इसकी ढंग से हो नहीं पा रही थी इसकी। कई बार क्या होता है टूर पे, ये टूर पे होता है, सिटी राइड्स में ही पता नहीं लगेगा, सिटी में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती। ये जब जब लॉन्ग टूर पे जाते हो ना तो ये उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है, कि बहुत लंबी चल जाती है, क्या हो जाता है, इसको थक जाती है, क्या होता है। तो टूर पे क्या है ना, हाईवे पे कई बार चलते चलते मेरा हाथ जो है वो हैंडल पे है, इस पे और ये इस पे। मैं जो इसका जो टॉगल है ना ये जो कंट्रोल करते हैं इसको, डिस्प्ले को, वो मैं टच भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो चीज़ें हैं, मेन्यू जो है ये ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि ट्रिप 1 ये सब ऊपर नीचे हो रही है, मतलब मेरे बिना छेड़े हुए। तो मतलब इसकी जो वाइब्रेशन है ना उसकी वजह से ये अपने आप ही ऐसे हिलती रहती है। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई इस बाइक में इशू है, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक होने वाला नहीं है, ये मतलब ऐसा ही है। हिमालयन है उसके अंदर भी ऐसा ही है। इतनी बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा डील ब्रेकर नहीं है, काम चल जाता है। बट इसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती थी अगर ये थोड़ा अच्छा होता ना। मतलब चीज़ें इसमें दी गई हैं, लेकिन थोड़ी सी क्वालिटी पे अगर और ध्यान दिया जाए तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। अब वाइब्रेशन की बात कर लेते हैं। वाइब्रेशन का ऐसा है कि ये डिपेंड करता है कि आपने पिछली बाइक्स कौन सी चलाई हैं, उसके हिसाब से आपको वाइब्रेशन फील होगी। अगर आपने यामा होंडा जैसी बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन चलाया है ना तो आपको इसके अंदर वाइब्रेशन फील होगी। और अगर आपने इंडियन बाइक्स चलाई हैं, पुरानी रॉयल एनफील्ड चलाई है, टीवीएस बजाज ये सब चलाई है, तो आपको इसके अंदर वाइब्रेशन फील नहीं होगी। और ओवरऑल में अगर बात करूँ तो वाइब्रेशन इसके अंदर है, वाइब्रेशन नहीं कहूँगा, बस बोलूँगा, बजिंग इसके अंदर होती है, क्योंकि जो इंजन है ये 450 सीसी का है और लिक्विड कूल्ड इंजन है, शॉर्ट स्ट्रोक। तो उस हिसाब से जो है वाइब्रेशन इसके अंदर काफ़ी कम है। लेकिन 5000 6000 आरपीएम पे जब आप होते हो ना तब जो इसके अंदर वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा फील होती है। यानी कि जब आप 120 130 की स्पीड से अगर ऊपर जाते हो तो जो वाइब्रेशन है ना वो आपको फील होती है काफ़ी ज़्यादा। और उसकी वजह से ना हाईवे पे चलते चलते अगर आपको हाई स्पीड पे चला रहे हो तो जैसे ये छोटी वाली उंगली है, फिर ये सब है, तो वो थोड़ी सी नम हो जाती है वाइब्रेशन की वजह से। लेकिन ये सिर्फ 5
5,000, 5,500, 6,000 आरपीएम मतलब उसके बाद है। 3 से 5,000 आरपीएम तक तो उतनी कोई वाइब्रेशन नहीं है, वो नॉर्मल है, उसके अंदर मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती। तो अब सस्पेंशन की और कंफर्ट की बात कर लेते हैं। जो सिटिंग पोस्चर है ना, मैं जैसे आपको फिर से बैठ के दिखा देता हूँ। जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी अपराइट है, जैसे कि इसमें ये ऐसे हैंडल बार की पोजीशन वगैरह काफ़ी अच्छी है और फुट पैक की पोजीशन भी अच्छी है, मतलब ये एंगल वगैरह सब कंफर्टेबल है। सीट का कुशन ओके है, बढ़िया है और सब कुछ ठीक है। सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो सस्पेंशन इसके इस हिसाब से ट्यून्ड है क्योंकि ये रोडस्टर कैटेगरी की बाइक है, ये एडवेंचर बाइक तो है नहीं जो उसको आप हिमालयन से या फिर ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X से कंपेयर करोगे। तो सस्पेंशन इसके थोड़े से स्टिफर साइड है जो कि इसके कैरेक्टरों को सूट करते हैं। अगर आप टूर पे हो, टूरिंग कर रहे हो और कई जगह खराब रोड आ जाते हैं, जैसे पहाड़ों में है, काफ़ी लंबे स्ट्रेच मिल जाते हैं जो खराब रास्ते होते हैं, तो वहाँ पे क्या है ना, ऐसा नहीं है कि बाइक वहाँ पे नहीं जा पाती। देखो ये बाइक है, बाइक तो कुछ कहने वाली नहीं है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं, आपने किस तरह की बाइक राइड करी है। तो मैं तो इसको पहाड़ों में सब जगह लेके गया हूँ, खराब रोड्स पे, ऑफ रोड में सब जगह लेके गया हूँ। पूरे दिन अगर आपको मतलब दिन में काफ़ी लंबा स्ट्रेच अगर ऐसा मिल गया पहाड़ों में या कहीं पे भी जहाँ पे रोड खराब है या कच्चा है, तो आपको सिर्फ थकान होगी। बाइक तो क्या है कि आपको कम स्पीड में रखनी पड़ेगी और आप चले तो जाओगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे भी लेके जा सकते हो इस बाइक को आप। इस बाइक को क्या, कोई भी बाइक कहीं भी जा सकती है, बट ये है कि कितनी कैपेबल है या कितनी ज़्यादा उसमें आपको आसानी हो रही है, सिर्फ वो एक पॉइंट है। अगर आपके साथ और राइडर्स हैं जिनके पास दूसरी बाइक से जिसके सस्पेंशन थोड़े से बेटर हैं, जैसे कि अगर क्लासिक वगैरह भी है ना, थोड़े से उसके इससे थोड़े से कंफर्टेबल आपको फील होगी खराब रास्तों में। क्लासिक हो गई, होंडा की CB 350 RS है मेरे पास, वो है, तो वो कंफर्टेबल फील होती है उन रास्तों पे, क्योंकि हम दोनों बाइक्स को साथ में लेके गए थे टूर पे, तो उससे उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। तो जहाँ पे रास्ते बढ़िया हैं वहाँ पे तो उसको चलाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। हाई आरपीएम पे ना ये इंजन काफ़ी खुश रहता है। 2,500 3,000 आरपीएम से अगर ऊपर ऊपर रखोगे ना तो आपको चलाने में बहुत मज़ा आएगा। अब ब्रेकिंग की बात कर लेते हैं। ब्रेकिंग जो है ना वो इस बाइक की ना बहुत बेस्ट है, मतलब सेगमेंट में जितनी बाइक्स मेरे पास हैं या जितनी बाइक्स मैंने चलाई हैं, होंडा की CB 350 RS ये बाइक्स हैं अपने ग्रुप में, इंटरसेप्टर वगैरह हैं, तो इसकी जो ब्रेकिंग है ना, इसकी जो ब्रेक्स है वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत इफेक्टिव है। स्पेशली फ्रंट वाली जो है ना वो बहुत एकदम जहाँ से जैसे आपने ब्रेक दबाई, जो इसकी जो बाइट है ना वो बहुत अच्छी है। ABS भी है ना वो मतलब सही से काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर देता है, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, मतलब कभी बाइक में ऐसी ब्रेकिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो होनी चाहिए, क्योंकि बाइक अगर इतनी फास्ट है ना, इतनी अग्रेसिव है, तो ब्रेकिंग अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसके ब्रेक पैड ना बहुत जल्दी घिस जाते हैं, देखो ऐसा नहीं है। मेरी बाइक मैंने 8,000 किलोमीटर चला दी, ब्रेक्स अभी भी इसके दोनों जो पिछले और अगले दोनों ही काफ़ी ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से राइड कर रहे हो। देखो बाइक ब्रेकिंग ना अच्छी होनी चाहिए, ब्रेक पैड कितनी जल्दी घिस रहे हैं ना उससे आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए कि ब्रेक जल्दी घिस रही है, क्योंकि बाइक आप तेज चला रहे हो, ये अग्रेसिव बाइक है। आप 200 मीटर के लिए एकदम से इसको रेव कर रहे हो, फटाफट बाइक एकदम तेज जा रही है और इसको हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हो, तो देखो ब्रेक तो घिसेंगे। तो ब्रेक, चेन, क्लच प्लेट, ये सब चीज़ें ऐसी होती है ना, ये आप कैसे राइड करते हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ कितनी होने वाली है। तो ब्रेक कितनी जल्दी घिस जाते हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। ब्रेकिंग कितनी इफेक्टिव है, ब्रेक अपना काम अच्छे से कर रही है नहीं कर रही, वो जो पॉइंट है वो आपको देखना चाहिए। अब ऑफ रोड में कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर ऑफ रोड है जहाँ रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, बिल्कुल ही कच्चा रास्ता, रोड कभी बना ही नहीं, तो जहाँ पे गड्ढे थोड़े बड़े होते हैं, तब इसके टायर क्या है, 17 इंचेस के टायर हैं दोनों, अगले और पिछले दोनों। और लो एंड टॉर्क जो है ना वो भी बहुत कम है, मतलब लो एंड पे इसका टॉर्क डिलीवर नहीं होता, जिसकी वजह से ये बाइक स्ट्रगल करती है। स्पेशली स्टीप क्लाइंब है और गड्ढे भी हैं, ऑफ रोड भी है, तो वहाँ पे ये स्ट्रगल करती है। बाकी आपकी राइडिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर दूसरी बाइक्स हैं जिनका टॉर्क लो एंड पे अच्छा है, जैसे कि क्लासिक हो गई, होंडा की CB 350 वाली सीरीज हो गई, तो इनका लो एंड टॉर्क अच्छा है, तो ये काफ़ी आसानी से बड़े गड्ढों में से या फिर जिनका टॉर्क अच्छा है ना इनिशियल में, वो काफ़ी आसानी से निकल जाती हैं गड्ढों से और ऑफ रोड से और चढ़ाई में। जिनका टॉर्क अच्छा है ना इनिशियल में, वो काफ़ी आसानी से निकल जाती हैं गड्ढों से और ऑफ रोड से और चढ़ाई में। ये वहाँ पे स्ट्रगल करती है, क्योंकि ये उसके हिसाब से बनी नहीं है, रोड के हिसाब से, हाईवेज के हिसाब से है, मतलब ये इसकी कमी नहीं है, ये बस ये फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो पता होना चाहिए। बाइक अगर आपको पसंद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके प्लस एंड माइनस क्या है, प्रोज एंड कॉन्स क्या है। देखो ऐसा है कि बाइक सारी अच्छी होती हैं, कोई बाइक खराब नहीं है,
वो डिपेंड करता है बंदे के हिसाब से कि किसको कौन से प्लस माइनस सूट कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पिछले 8000 किलोमीटर में बाइक में क्या क्या काम हुआ और क्या क्या मैंने इसकी केयर करनी पड़ी, क्या मेंटेनेंस हुआ, कौन कौन से पार्ट्स चेंज हुए, सर्विस में कितना खर्चा आया, वो सब। तो सर्विस जो है ना इस बाइक की, सर्विस रॉयल एनफील्ड की सर्विस जो है वो अफोर्डेबल है, सस्ती है। तो इसकी मैंने 2 सर्विस करा चुका हूँ। पहली जो हुई थी वो 500 किलोमीटर पे, दूसरी जो हुई थी वो 4500 किलोमीटर पे। तो पहली सर्विस में ऑयल चेंज हुआ था और एयर फिल्टर इसमें एक भी बार चेंज नहीं हुआ, क्योंकि उतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, साफ़ ही था। 2 सर्विस के टाइम मतलब 2 सर्विस हो चुकी है, एयर फिल्टर एक बार भी चेंज नहीं हुआ। इंजन ऑयल मैंने दोनों बार चेंज कराया है। देखो आरी का क्या है कि फर्स्ट सर्विस जो 500 किलोमीटर पे होती है ना इस बाइक की, उसके अंदर इसमें ऑयल चेंज करते हैं। सेकंड सर्विस जो 4500 किलोमीटर या 5000 पे होती है, उसके अंदर वो रेकमेंड नहीं करते इंजन ऑयल चेंज करना, वो डायरेक्टली 10,000 किलोमीटर यानी कि थर्ड सर्विस में करते हैं चेंज। क्योंकि बाइक 4500 5000 किलोमीटर चल चुकी है, तो मैंने अपनी मर्जी से उस टाइम सेकंड सर्विस के टाइम पे ऑयल चेंज करवाया था इंजन ऑयल। वो रेकमेंड नहीं करते, वो मना कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद से करवाया। ये आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि आप बाइक को चला रहे हो, आपको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, आपको रिफाइनमेंट अच्छी चाहिए, मतलब इंजन की लाइफ के लिए, मतलब ठीक है, वो मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप नहीं भी कर रहे हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि वारंटी में तो इंजन होता ही है। लेकिन मैंने अपनी मर्जी से कराई थी क्योंकि मुझे ठीक लगा, और मैं बाइक की अपनी चीज़ों की काफ़ी केयर करता हूँ। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है मैं करवा लेता हूँ, रेकमेंड हो या ना हो। और चेन, मैं हर 500 किलोमीटर पे इसकी जो चेन है वो क्लीन और ल्यूब कर देता हूँ, या जब भी बाइक वॉश होती है उस टाइम पे चेन क्लीन और ल्यूब हो जाती है। तो सर्विस का खर्चा दोनों बार ही मेरा 1300 1500 इसके आसपास आया है। फर्स्ट सर्विस का, सेकंड सर्विस का, जो कि फ्री सर्विस थी, जिसमें कि लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं था। हाँ, क्लच केबल इसकी चेंज हुई है, वो अभी हुई है 3-4 दिन पहले, जो कि 395 रुपीज़ की थी, वो मैंने चेंज कराई थी। तो 8000 किलोमीटर पे सिर्फ इसका ये एक पार्ट है जो चेंज हुआ है, अदरवाइज सिर्फ सर्विस हुई है। और इसके अलावा मैंने टैंक पे ना लेमिनेशन करवा रखी है। तो लोग पूछते हैं कि पीपीएफ कराए या लेमिनेशन कराएं। देखो पीपीएफ ठीक है, मतलब अच्छी है, लेकिन पीपीएफ जो है ना वो बहुत कॉस्टली होती है, कम से कम 10,000 के आसपास की होगी पीपीएफ। तो पीपीएफ कराने की बजाय ना इसके ऊपर मैंने लेमिनेशन करा रखी है। मैंने अपनी सारी बाइक जितनी मेरे पास रखी है सब में मैंने लेमिनेशन करवाई थी अपनी बाइक्स पे। इसका जो है, इस पर सिर्फ टैंक लेमिनेट कराने की जरूरत है, और कुछ तो जरूरत है नहीं। ये 500-700 के आसपास लेमिनेशन टैंक पे हो जाती है, जो कि इनफ है, और ये 1 साल चल जाती है। 1 साल के बाद आप इसको हटा दो और फिर नई लेमिनेशन करा दो। तो लोग कहते हैं कि पेंट खराब हो जाता है लेमिनेशन से, ऐसे नहीं होता। अगर आप उसको 1 साल के अंदर अंदर चेंज करवा दोगे तो कुछ नहीं खराब होता। मेरे पास जितनी भी बाइक्स रही हैं, या मेरे ग्रुप में जितनी बाइक्स है, सब पे करवा रखी है, किसी का आज तक पेंट खराब नहीं हुआ। बस आपको 1 साल में चेंज करवानी होती है। हाँ, सर्विस जो है उसका जो कॉस्ट है वो तो सही है, मतलब अफोर्डेबल है, सस्ती है मेरे हिसाब से सर्विस इसकी। लेकिन जो पार्ट्स की जो कॉस्ट है ना, इसकी एक्सेसरीज है, जो पार्ट्स हैं वो महंगे हैं। फॉर एग्जांपल जो मिरर है ना, इनकी कॉस्ट 7,000 रुपये है, और ये मेरे ख्याल से 5,000 के आसपास होगा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है इंजन गार्ड। तो सारी जो एक्सेसरीज है ना इसकी, वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो बाइक जो है वो अफोर्डेबल है, जिस प्राइस पे आती है, जितनी पावर इसके अंदर मिल रही है, और जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से ना बाइक, मतलब प्राइस के हिसाब से बहुत बेस्ट है सेगमेंट में। और जितनी भी बाइक्स आ रही है ना, अगर आपका ये डाउट है कि जो बाकी बाइक्स हैं 400 या इस कैटेगरी की, इस सेगमेंट में जो सिंगल सिलेंडर बाइक्स हैं, उसमें मेरे हिसाब से ना यही बेस्ट है। क्योंकि ये जो शेरपा 450 वाला इंजन है आरी का, इसमें अभी तक कोई मेजर इशू या कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये इंजन ठीक है, रिलायबल है, बाकी जो इंजन है उनसे ज़्यादा रिलायबल है। और जिस प्राइस पे ये बाइक आ रही है, 2,80,000 2,95,000, तो उस प्राइस पॉइंट पे जो फीचर्स इसके अंदर है वो सारी और किसी सेगमेंट में, मतलब किसी और बाइक में नहीं आ रहे, जैसे कि मैंने डिस्प्ले वगैरह को बता ही दिया। और जो पावर डिलीवरी है इसकी, वो भी मतलब अगर आपने 390 किसी ने चलाई है ना, तो उसकी जो पावर जैसी अग्रेसिव वो थी, तो उस टाइप की आपको फीलिंग आने वाली है इससे। और फ्यूल टैंक रेंज की बात कर लेते हैं। टैंक जो है वो 11 लीटर का है, जो कि काफ़ी कम है इस कैटेगरी के इंजन के लिए, क्योंकि इंजन जो है वो बड़ा है। और अगर आप इसको टूर पे लेके जाते हो तो इसके अंदर जो आपको रेंज मिलती है वो 220-240 के आसपास की मिलती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप 11 लीटर पूरा का पूरा यूज़ कर लोगे। 11 लीटर इसका अगर कैपेसिटी है, तो आपको 8 लीटर के आसपास आपको इसके अंदर यूज़ करने को मिलेगा। बाकी आपको इसके अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं हाईवे पे होता हूँ, टूर पे होता हूँ, तो लास्ट डंडा जो इसका बचता है फ्यूल का, जो फ्यूल इंडिकेशन में जो उसके दिखाते हैं, वो डंडे दिखाते हैं, बार्स आते हैं, तो 220-240 किलोमीटर के आसपास तक आ जाते हैं। उसके बाद इसके अंदर फ्यूल टॉपअप कराने की इंडिकेशन आ जाती है। तो ये है, फ्यूल टैंक रेंज काफ़ी कम होती है। एक दिन में 2 से 3 बार टूर पे आपको इसके अंदर टैंक में फ्यूल डलवाना पड़ेगा।
तो अब बात कर लेते हैं माइलेज की। देखो ये है परफॉर्मेंस बाइक, अगर आप इसको बहुत अग्रेसिव चला रहे हो तो माइलेज 20 से भी ज़्यादा नीचे आ जाएगी, 18-16 ऐसी भी आ जाएगी। और अगर आप इसको अच्छे से चला रहे हो तो मेरे को इसमें हाईएस्ट माइलेज 38 की भी मिली है। नॉर्मली सिटी में जो मेरी माइलेज निकल रही है वो 25 से 28 निकल रही है। ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक की माइलेज नहीं है, नॉर्मल सिटी में जो कंडीशन होती हैं उसके हिसाब से है 25 से 28 परफॉर्मेंस मोड में। मोड का माइलेज से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया। क्योंकि वो आप कैसे चलाते हो उस पर डिपेंड करता है। परफॉर्मेंस मोड में और आप चला, अगर आपका थ्रोटल पे जो हाथ है वो फर्म है, परफॉर्मेंस मोड में भी बाइक अच्छी माइलेज निकाल के दे देती है। तो थ्रोटल का जो वो कितना आपको ट्विस्ट करना है वो आपके हाथ में है। परफॉर्मेंस मोड से इको मोड से माइलेज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। जो माइलेज मैं बता रहा हूँ ये सारी परफॉर्मेंस मोड में निकाली है, और इको मोड से ज़्यादा माइलेज निकल जाती है परफॉर्मेंस मोड में। चलाने का तरीके पे डिपेंड करता है। हाईवे पे इसकी माइलेज 30 से लेके 34 kmpl मिल जाती है हाईवे पे। तो एक बार हाईवे पे टूरिंग के टाइम पे मैंने हाईवे से ही फ्यूल इसका टॉपअप करवाया था, एक कांस्टेंट स्पीड में परफॉर्मेंस मोड में ही 80 के आसपास मैंने इसको रखा था, 80-85। तो मेरे को इसने 38 kmpl की माइलेज निकाल के दी थी उस टाइम पे। हालांकि बाइक की परफॉर्मेंस वगैरह अच्छी है तो उतना माइलेज निकालने का मूड हमेशा होता नहीं है। तो नॉर्मली अगर आप टूर पे अगर बात करो तो टूर पे आप इसकी माइलेज 30-32 ऐसे मान के चलो, क्योंकि हमेशा आप इतने प्यार से चलाओगे नहीं, कई बार आप फन राइड भी करोगे, अग्रेसिव राइड भी करोगे, उसके हिसाब से। तो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें नहीं है और ये इतनी पावरफुल या इतनी अग्रेसिव बाइक है तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। तो देखो ट्रैक्शन कंट्रोल क्या है कि उतना बड़ा भी इंजन नहीं है, मतलब ये कोई सुपर बाइक तो है नहीं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर अगर होता तो अच्छा होता, लेकिन अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है तो उसकी वजह से मुझे राइडिंग के टाइम पे ऐसी कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुई है। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है, जैसे अगर गीला रोड है बारिश के टाइम पे, तो ट्रैक्शन कंट्रोल आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो देता है। लेकिन अगर ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कंट्रोल आपके हाथ में, आपको बस ये दिमाग में ये बात रखनी होती है कि ट्रैक्शन कंट्रोल इसके अंदर नहीं है, तो आप उसके हिसाब से अपना राइडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। तो बात है वर्डिक्ट पे, मैं सम अप कर देता हूँ इस बाइक के बारे में। 2,80,000 से 2,95,000 इस बाइक की कीमत है दिल्ली में ऑन रोड। तो जिस प्राइस पे आ रही है इस सेगमेंट में जितनी भी बाइक्स आ रही हैं उन सब से ये बेहतर है, उन सब से अच्छी है। इस प्राइस में जितने फीचर्स इसके आ रहे हैं वो बेस्ट है। जो नेविगेशन वाले जो मैंने आपको फीचर बताए वो बेस्ट है, वो किसी और बाइक में नहीं मिल रहे हैं आपको। और जिसको सिर्फ टूरिंग करनी हो, जिसको लॉन्ग टूर्स करने हैं, पहाड़ों पे जाना है, उनके हिसाब से सिर्फ इससे अच्छी एक ही बाइक है जो कि है इसी की सिबलिंग हिमालयन 450। लेकिन सब लोगों को वो बाइक नहीं सूट करती क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी भारी भी है और एडवेंचर बाइक है। तो जिनको एडवेंचर बाइक या हिमालयन 450 नहीं लेनी और जिनको थोड़ी सी छोटी बाइक चाहिए तो उनके हिसाब से इस सेगमेंट में ये वाली बाइक बेस्ट है। जो फीचर्स मैंने बताए उसके हिसाब से जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्विचेस की क्वालिटी है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, जिसकी वजह से आपका जो एक्सपीरियंस है इसको कंट्रोल करने का, जो आपका ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा हो सकता था। और जैसे मैंने टायर का आपको बताया कि टायर की जो ग्रिप है वो थोड़ी सी अगर और अच्छी होती तो ये बाइक और अच्छी हो जाती। तो पिछले 8,000 किलोमीटर में और 10 महीने मुझे इस बाइक के साथ हो चुके हैं। ऐसा कहीं मेरे को राइड पे, किसी टूर पे, ऑफ रोड में कहीं पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मुझे खड़े रहना पड़ जाए। और हीटिंग का भी ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि इंजन बहुत ज़्यादा हीट हो जाए और इंजन में वार्निंग आ जाए। हीटिंग की कभी वार्निंग नहीं आई इसके अंदर आज तक, बहुत ज़्यादा ओवर हीट नहीं हुआ इंजन, क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन है। और ऐसा नहीं कि लिक्विड कूल्ड इंजन है और कूलेंट अगर इसके अंदर रेडिएटर होता है तो बाइक हीट नहीं होती। बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स भी हैं उनमें भी हीटिंग की वार्निंग आ जाती है, क्योंकि वो बड़े इंजन होते हैं कूलेंट होने के, मतलब रेडिएटर होने के बावजूद। तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जिस प्राइस पे आ रही है ना उस पैसे में आपको ये रॉकेट जो मिल रहा है, ये 20 मिल रहा है, तो ये वैल्यू फॉर मनी है, वर्थ है। क्योंकि जीटी की जो 650 है वो इससे ज़्यादा महंगी है, 4 लाख के आसपास मेरे ख्याल से स्टार्ट होती है वो। तो उस जैसी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है। उसको बीट नहीं कर सकती लेकिन परफॉर्मेंस उसके साथ मैच कर सकती है। डॉगी आ गया यहाँ पे, हाँ भाई, यहाँ पे कोई आ जा नहीं रहा तो हमें देखिए आ गया कि कोई तो है। हमारे पास तो कुछ खाने का नहीं है, क्या दे तेरे को। ऐसे कहीं पे अनजान जगह पे, मतलब ऐसी सुनसान जगह पे होते हैं ना, तो कई बार कुत्ते वगैरह आ जाते हैं ये सोच के कि अगर इंसान दिखते तो हो सकता है कुछ खाने को दें, बट हम यहाँ वीडियो बनाने आए तो खाने का कुछ लेके नहीं आए। हाँ, तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अगर आपको एक पावरफुल बाइक चाहिए जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और बीस्ट है, अग्रेसिव बाइक चाहिए और माइलेज जिसकी ठीक ठाक हो, तो ये वो सारे पॉइंट्स हैं, उनको चेक कर रही है बाइक। हाँ, फ्यूल टैंक रेंज की, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूल टैंक अगर थोड़ा सा बड़ा होता तो और अच्छा होता। तो सिटी राइड के लिए, ब्रेकफास्ट राइड के लिए फन टू राइड बाइक है ये, और इस पर आप ओकेजनली टूर कर सकते हो।
और क्योंकि मैं टूर पे इसको ले जा चुका हूँ, टेस्ट भी कर चुका हूँ, सारी कुछ कर चुका हूँ। फ्यूल टैंक रेंज के अलावा और कोई प्रॉब्लम मुझे टूरिंग के टाइम पे इस पे नहीं लगती। तो आई होप मैंने जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर कर दिए होंगे। अगर कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे मिल जाएगी स्क्रीन पे। और इस बाइक के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस मेरे चैनल पे है और वो आप देख सकते हो अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।